अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 का जो रिमेनिंग पार्ट है और जो एक्सरसाइज हम कर रहे थे एक्सरसाइज 3.1 उसके क्वेश्चन नंबर 3 का रिमेनिंग पार्ट, जो कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन हमने उसमें सॉल्व कर लिया था और इंटरसेक्शन हम इसमें करेंगे। ठीक है, ये सेक्शन की स्पेलिंग गलत है, इंटरसेक्शन। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन होता क्या है, क्योंकि सबसे पहली बात है कि अगर आपको ये पता ही नहीं होगा तो आप इस क्वेश्चन को प्रूव कैसे करेंगे। तो वो मैं पहले आपको लिख के दिखा देता हूँ कि एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है। यहाँ पे लिख लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि ए बी सी और वही सीक्वेंस के साथ ए बी सी, इधर अगर इंटरसेक्शन है तो इधर भी इंटरसेक्शन, इस तरह से। ठीक है, तो हमने इसको भी क्वेश्चन नंबर 1 की जो डायग्राम मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको दिखाई थी, क्वेश्चन 1 में टोटल 4 डायग्राम्स हैं, उन 4 डायग्राम के लिए इनको हमने क्या करना, प्रूव करना। ठीक है, तो ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिखी हुई है क्वेश्चन 1 की, और ये इसके साथ वाले डायग्राम। पिछले क्वेश्चन में हमने ये किया था, ऊपर नीचे लिख के सॉल्व किया था, लेकिन इसमें मैंने थोड़ा डिफरेंट किया है, बिल्कुल सामने बनाई है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व करते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, इंटरसेक्शन कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे भी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें लिख लेते हैं जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी लिखी थी। डायग्राम से ज़रा देखें कि अगर मैं आपसे पूछूं ए और बी का आपस में क्या रिलेशन है। ठीक है, रिलेशन का मतलब है ये क्या सेट है, डिसजॉइंट है, ओवरलैपिंग है, ये सब सेट है। पहले तो खुद सोचें, देखिए इनमें कुछ कॉमन पार्ट है नहीं, तो इसका मतलब ए और बी क्या है, डिसजॉइंट सेट्स हैं, डिसजॉइंट सेट्स। इसी तरह आप देखें कि बी और सी क्या है, सेट बी एंड सेट सी, ये आपस में क्या है, सेट बी एंड सी, ये ओवरलैपिंग है। देखिए इनका कुछ पार्ट कॉमन है, ये वाला जो पार्ट है ओवरलैपिंग है। ठीक है, उसके बाद ए एंड सी ये भी क्या है, ओवरलैपिंग है, यानी इनका भी कुछ पार्ट कॉमन है, वो ये वाला पार्ट है। ठीक है, ये आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर देंगे तो मे भी गलत हो या सही हो, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन कॉन्सेप्ट्स आपके बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। उसके बाद देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं ए बी एंड सी क्या तीनों ओवरलैपिंग है, तो हम कहेंगे नहीं, तीनों ओवरलैपिंग नहीं है, क्योंकि तीनों में कोई ऐसा पार्ट है ही नहीं है जो तीनों में कॉमन हो। ठीक है, तो ये पहले आपने लिख लिया, और सेम कंडीशन इसके लिए भी। तो अब देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हमने फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए और बी का जो इंटरसेक्शन। अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या कहा हुआ है, ए और बी क्या है, डिसजॉइंट सेट। अब आपको पता है जो डिसजॉइंट सेट्स होते हैं उनका इंटरसेक्शन क्या होता है, उसका इंटरसेक्शन क्या होता है, एम्प्टी सेट। तो ए इंटरसेक्शन बी हम यहाँ पे लिखेंगे नो शेडिंग। क्यों नो शेडिंग, क्योंकि ये डिसजॉइंट है। तो डिसजॉइंट का मतलब क्या है कि दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो दोनों में जब कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है तो शेडिंग भी कुछ नहीं होगी। ठीक है, अब आ जाए इस पर, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या था, एम्प्टी। अगर फॉर एग्जांपल ये दोनों कोई सेट होते और इस तरह के सेट होते डिसजॉइंट। अब डिसजॉइंट का मतलब मिसाल के तौर पर आप कह लें कि ए में लिखा हुआ है 1 2 3 और बी में लिखा हुआ है 4 5। अब ये डिसजॉइंट सेट की मैंने कोई एग्जांपल ले लिया, इनका आपने इंटरसेक्शन किया तो इसका आंसर है ये एम्प्टी सेट, जिसको मैंने 5 से डिनोट किया। अब इसका जब आप इंटरसेक्शन लेंगे सी के साथ, तो ए का आपके पास एम्प्टी सेट हो। ठीक है, ये देखें ये एम्प्टी सेट है, और इसका इंटरसेक्शन आप ले रहे हैं फॉर एग्जांपल 1 2 3 इसके सेट, इस सेट के साथ, तो एक एम्प्टी सेट हो, दूसरे सेट में जितने भी एलिमेंट्स लिखे हों, तो दोनों का जब आप इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा, एम्प्टी सेट ही आएगा ना फाइनल आंसर। तो इस तरह देखें, ये आपके पास ए इंटरसेक्शन बी क्या है, एम्प्टी। तो जब इसका आप इंटरसेक्शन करेंगे सी के साथ, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, एम्प्टी सेट, और एम्प्टी सेट का मतलब नो शेडिंग। और ये आपने बात याद रखनी, जब भी आप इंटरसेक्शन वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, पहले भी इंटरसेक्शन और बाद में भी इंटरसेक्शन, तो पहले अगर नो शेडिंग आई है तो उसका इंटरसेक्शन आप नेक्स्ट करेंगे तो उसका आंसर भी नो शेडिंग आएगा। ठीक है, अब आते हैं इसकी राइट हैंड साइड पे। तो राइट हैंड साइड में देखें, सबसे पहले मैंने लिखा बी इंटरसेक्शन सी, तो बी और सी का इंटरसेक्शन देखें, तो यहाँ पे मैंने क्या बताया था, बी और सी ओवरलैपिंग, इसका मतलब कुछ ना कुछ शेडिंग होगी। तो ये देखें ये पार्ट इन दोनों में कॉमन है, ये। तो अब यहाँ पे इसको डिनोट करते हैं कि आपने बी इंटरसेक्शन सी को ये वाली लाइन से शो किया, जो कि स्लांटिंग लाइन्स है, इनको स्लांटिंग लाइन्स बोलते हैं। ठीक है, अब इसका आप इंटरसेक्शन लें ए के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे आप लिखें अपना फाइनल आंसर। अच्छा, ये वाला जो पार्ट है ना, अब ए की तरफ मैं बाउंड्री आपको क्लियर कर दूँ, ये ए की बाउंड्री है। अब आप खुद देखें कि जो मैंने ग्रीन वाली लाइन यहाँ पे लगाई है, जो कि सराउंडिंग लाइन है, क्या इसका कुछ पार्ट कॉमन है इसके साथ, आपको नज़र आ रहा है कि कुछ कॉमन है, नहीं कॉमन है। तो इसका मतलब है कि जो फाइनल आंसर आपका होगा वो क्या होगा, नो शेडिंग।
ठीक है। तो इसका फाइनल आंसर ये, इसका फाइनल आंसर है। इस फाइनल आंसर क्या है? नो शेडिंग। इसका फाइनल आंसर क्या था? नो शेडिंग। इसको आप कह दें 1, इसको आप कह दें 2। तो आप यहाँ पे कह दें फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं जी पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर 2 ये आपके पास है। इसमें भी हम कोशिश करते हैं कि पहले जी सेट्स लिख लेते हैं। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ सबसे पहले ए एंड बी की। अब ये देखें, ए ये ब्लू वाला है और बी ये जो ब्लैक वाला है। तो ए और बी आपस में क्या होंगे? डिसजॉइंट, क्योंकि इनका कोई भी पार्ट कॉमन नहीं है। तो हम कहेंगे ए और बी क्या है? डिसजॉइंट सेट्स है। ठीक है। उसके बाद देखें, अगर मैं बात करूँ ए एंड सी की, तो आप देखें ए पूरे का पूरा जो सेट है ना, वो इस बड़े सेट के अंदर कंटेन कर रहा है जो कि सी है। तो ए और सी ये आपस में कौन सी सिचुएशन है? सब सेट वाली। ये पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया था। और यहाँ पे कौन किसका सबसेट है? ए सी का सबसेट है। ठीक है, ए सी का सबसेट है। और यहाँ पे आपने एक और पॉइंट भी याद रखना है कि जब भी एक सेट दूसरे सेट का सबसेट हो तो उनका जब इंटरसेक्शन करेंगे तो उसका आंसर हमेशा छोटा सेट आता है। ये एमसीक्यू में भी सब टाइम पूछा जाता है। ठीक है। अच्छा जी, अब देखें ए बी भी हो गया, ए सी भी हो गया। अब बी और सी को ज़रा देखें, बी एंड सी ये दोनों क्या है? ये देखें बी और सी, ये ब्लैक वाला सर्कल बी का है, ये ब्लैक वाला सर्कल सी का है। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है? ओवरलैपिंग। ये देखें इनका कुछ पार्ट कॉमन है, ये वाला ओवरलैपिंग सेट्स हैं। कौन से सेट हैं? ओवरलैपिंग सेट। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं ए बी एंड सी, क्या ये तीनों ओवरलैपिंग सेट हैं? तो ये भी तीनों ओवरलैपिंग सेट नहीं होंगे। ठीक है, ओवरलैपिंग सेट्स नहीं है। क्यों नहीं है? देखें बी का तो पार्ट है कॉमन सी के साथ, लेकिन इस ए का बी के साथ कुछ भी कॉमन पार्ट नहीं है, क्योंकि ए और बी डिसजॉइंट है। जब तीनों में कुछ ना कुछ एलिमेंट्स कॉमन होते हैं तो तब ओवरलैपिंग सेट्स होते हैं। ठीक है। अब जी हम इसको जो है शेडिंग की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले देखें ए इंटरसेक्शन बी। अब पहले तो ये देखें ए और बी क्या है? ए और बी क्या है? डिसजॉइंट सेट है। तो डिसजॉइंट सेट का इंटरसेक्शन क्या आता है? एम्प्टी सेट। ये डिसजॉइंट सेट का इंटरसेक्शन क्या आएगा? एम्प्टी। तो एम्प्टी का मतलब यहाँ पे जब डायग्राम में हम शेडिंग कर रहे हैं तो क्या होगी? नो शेडिंग। क्या होगी? नो शेडिंग। ठीक है। अच्छा, अब आप देखिए आपका जो आंसर है पहले वो नो शेडिंग है। अब यानी नो शेडिंग का मतलब है एम्प्टी सेट है। अब एम्प्टी सेट का आप इंटरसेक्शन लें किसी दूसरे सेट के साथ, जो कि ऊपर मैंने आपको चीज़ें एक्सप्लेन की थी। ठीक है। एम्प्टी सेट का आप इंटरसेक्शन लें सी के साथ, बेशक उस सेट में कितने भी एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 10 15 कितने भी है, तो उसका भी आंसर क्या आएगा? यानी ए इंटरसेक्शन बी, जो कि आपका एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट क्यों है? क्योंकि ए और बी दोनों के हैं डिसजॉइंट सेट। और डिसजॉइंट सेट्स का मतलब क्या होता है? नो कॉमन एलिमेंट्स। नो कॉमन एलिमेंट्स। अब इसका आप इंटरसेक्शन कर रहे हैं, किसके साथ इंटरसेक्शन कर रहे हैं? सी के साथ। तो इसका आंसर भी क्या आएगा? एम्प्टी। यानी एम्प्टी सेट और किसी और सेट का जब हम इंटरसेक्शन करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है? एम्प्टी। तो एम्प्टी आया, इसका मतलब फाइनल आंसर भी क्या होगा? नो शेडिंग। तो यहाँ पे नो शेडिंग जो है वो इसका फाइनल आंसर है। ठीक है। अच्छा, जिसकी राइट हैंड साइड पे आ जाते हैं, ये मैंने राइट हैंड साइड लिखी है। सबसे पहले देखें बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी का मतलब है कि ये पार्ट शेड होगा, ये वाला। ये देखें क्यों शेड हुआ है? ये देखिए मैंने यहाँ पे बताया था बी और सी ओवरलैपिंग है। तो ओवरलैपिंग का मतलब कुछ पार्ट जो है कॉमन है। तो जो कॉमन पार्ट था उसको हम शेड कर दिया, और शेड किससे किया? स्लैंटिंग लाइन से। अच्छा, अब आप देखें कि इसका इस ए के साथ कोई कॉमन पार्ट है? ये देखें ये वाला है, जो जिसको मैंने ग्रीन से बनाया हुआ है, ये ए के साथ कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ ये काम पे बना हुआ है और ये काम पे बना हुआ है, तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो फाइनल आंसर आपका क्या होगा? नो शेडिंग। यानी जब आप इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे, ये जो कॉमन एलिमेंट्स आए हैं, फॉर एग्जांपल ये कोई भी कॉमन एलिमेंट है 2 3 4 5 6 कुछ भी, और जब आप इसका इंटरसेक्शन करेंगे इस ए सेट के साथ तो कुछ भी आंसर नहीं आएगा, यानी एम्प्टी सेट आएगा। तो एम्प्टी सेट को हम वेन डायग्राम में किससे डिनोट करते हैं? नो शेडिंग से। तो ये आपका 2 हो गया। तो देखिए यहाँ पे भी फाइनल आंसर था नो शेडिंग, और यहाँ पे भी फाइनल आंसर है नो शेडिंग। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है। अब बाकी के 2 पार्ट्स करते हैं, पार्ट नंबर 3 एंड पार्ट नंबर 4। अब यहाँ पे भी देखें जी, पहले हम इन सेट्स को थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं कि सेट्स क्या हैं। तो ये थर्ड पार्ट है जिसकी मैंने लेफ्ट हैंड साइड इधर लिखी है और राइट हैंड साइड इधर लिखी है। ठीक है। अब इनको भी जो है हम थोड़ा सा पहले ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पे देखें तीनों सेट को अगर आप गौर से देखें तो ये देखें, ये जो पार्ट यहाँ पे मैंने 1 लिखा है, ये ए और बी का कॉमन है। वैसे तो ये पार्ट भी कॉमन है, ए और सी का जो कॉमन पार्ट है वो यहाँ पे 2 लिख लेते हैं, और यहाँ पे 3। और ये जो 4 मैंने लिखा है, ये 4 एक ऐसा पार्ट है जो तीनों में कॉमन है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि ए बी
एंड सी, ये तीनों के तीनों आपस में क्या है, ओवरलैपिंग। और पिछले क्वेश्चन में भी आपको मैंने बताया था जब भी 3 सेट्स आपस में ओवरलैपिंग होते हैं इसका मतलब हर 2 सेट भी आपस में ओवरलैपिंग होंगे, ठीक है। अब बेशक आप चेक करें या नहीं चेक करें, ए और बी ओवरलैपिंग, ये देखें कैसे ए और बी का पार्ट कॉमन है जो कि 1 और 4 है, तो ए और बी क्या होंगे, ओवरलैपिंग सेट्स, ठीक है। ये पता होना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फिर आप अपना आंसर जो है इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, स्पेशली इंटरसेक्शन वाले केस में। यूनियन वाला तो इजी होता है, उधर तो सारा कुछ शेड करना होता है। अच्छा, फिर अगर मैं आपसे पूछूं बी और सी क्या है, ये देखें ये बी है और ये सी है, तो देखें ये कॉमन पार्ट आ रहा है इन दोनों में, ये 3 और 4 वाला, तो ये भी क्या होंगे, ओवरलैपिंग सेट्स, ठीक है। इसी तरह हम देखें ए एंड सी, तो ये आपका ए वाली बाउंड्री आ रही है और ये सी वाली, ये देखें ये इन दोनों की कंबाइन बाउंड्री है जिसमें 2 भी आ रहा है 4 भी आ रहा है, तो इसका मतलब है ये भी ओवरलैपिंग सेट्स है, ठीक है। तो ये पहले हमने जो इन्फॉर्मेशन लिख ली ताकि हमारा जो आंसर है वो थोड़ा सा हमें सोल्व करने में आसानी हो। अब आप देखें जब मैं ए इंटरसेक्शन बी करूँगा, ए इंटरसेक्शन बी, अब इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये तीनों ओवरलैपिंग वाले आ गए। तो जब मैं ए इंटरसेक्शन बी करूँगा तो इसका जो आंसर है वो ये आएगा। ये देखें पहले मैं आपको ए की बाउंड्री दिखाता हूँ, ये ए की बाउंड्री है ये वाली, ये बी की बाउंड्री है ये, तो ये देखें ये दोनों का कॉमन पार्ट है ये जिसमें 1 और 4 है, तो ये भी शेड हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे मेंशन कर दें कि आपने इसको शेड किया हुआ है, ए इंटरसेक्शन को किससे शेड किया हुआ है, हॉरिजॉन्टल लाइन से, ठीक है। अब आपने ए इंटरसेक्शन बी जिसका कोई ना कोई आंसर आया था इसको शेड करना है सी के साथ। अब ज़रा ये जो मैंने रेड वाली शेडिंग की है इसकी शेडिंग देखें जो सी के साथ कॉमन है। अब ज़रा यहाँ पे मैं थोड़ा डिफरेंट कलर से करता हूँ, ये पहले मैं आपको सी की बाउंड्री यहाँ पे दिखाता हूँ, ये देखिए ये सी की बाउंड्री है, आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा, ये सी की बाउंड्री है ये वाली, ठीक है। अब आप देखें जो रेड वाला है जो कि मैंने पहले से बनाया उसको मैं और क्लियर करता हूँ, ये वाला, ये इन दोनों में देखें कॉमन पार्ट क्या है, इन दोनों में कॉमन पार्ट है ये वाला, ये कॉमन पार्ट है ये जिसको मैं दोबारा से इसके ऊपर शेडिंग कर रहा हूँ, ये कॉमन पार्ट है, ठीक है, जहाँ पहले मैंने 4 लिखा हुआ। तो फाइनल जो आंसर है वो आंसर आपका क्या है कि पहले हॉरिजॉन्टल लाइन बनी हुई थी उसके ऊपर आपने ये वाली वर्टिकल लाइन बना दी, तो ये वाला पार्ट जो है वो तीनों सेट का कॉमन है, ठीक है। अब आ जाते हैं, यानी अगर मैं आपको यहाँ पे दोबारा से बना के बताऊँगा मे भी आपको नहीं समझ आया हो, तो ये देखें ये सेट आपका था ए, ये सेट आपका था बी और ये सेट आपका था सी, ये ए ये बी ये सी। तो पहले हमने इंटरसेक्शन फाइंड किया किसका, ए और बी का। इसको ज़रा ये देखिए मैं ए और बी का जो इंटरसेक्शन किया था ना वो ये था, ये अगर मैं ब्लैक लाइन से बनाऊँ ए और बी का ये वाला इतना इतना। अब जब हमने उसका जो इंटरसेक्शन किया सी के साथ तो वो ये वाला पार्ट आएगा, ये वाला, ये फाइनल, ये इतना। आप आसान अल्फाज में ये समझ लें कि जब भी तीनों सेट हों ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी और ये ओवरलैपिंग सेट हों तो इसका जो आंसर होगा वो जो तीनों का कॉमन पार्ट होगा ना ये वाला जिस पे मैंने 4 लिखा हुआ था वही होगा फाइनल आंसर आपका, ठीक है। अब आते हैं जी इस साइड पे। अच्छा, अब यहाँ पे देखें सबसे पहले है जी बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी का इंटरसेक्शन। तो ये पहले मैं आपको बाउंड्री दिखा देता हूँ, ये बी की बाउंड्री आ रही है और ये सी वाली बाउंड्री आ रही है। अब आप गौर से अच्छे से क्लियरली आपको नज़र आ रहा होगा कि बी और सी में कॉमन क्या है। तो ये देखें ये हम लाइन से लगा लेते हैं, ये बी और सी में कॉमन है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बी और सी की जो लाइंस हैं इनको मैंने इस तरह की लाइन से शो किया जो कि स्लैंटिंग लाइन जैसी है, ठीक है। अब इसका आपने इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ, तो अब ए की बाउंड्री को ना मैं ज़रा रेड से बनाता हूँ, ये ए की बाउंड्री है रेड से मैंने बना ली ये। अब आप देखें वो जो ब्लैक वाली बाउंड्री थी जो मैंने पहले बनाई थी और रेड वाली जो बाउंड्री, इन पहले तो आप खुद ऑब्जर्व करें ना कि इनमें कॉमन क्या है, ठीक है, कॉमन पार्ट क्या है। तो अगर आप गौर से देखेंगे ये रेड वाली जो बाउंड्री और ये जो ब्लैक वाली बाउंड्री, तो ये वाला जो पार्ट है ना ये कॉमन है इनमें, ये इतना इतना पार्ट ये, ठीक है, ये वाला। इसको अगर मैं शेड कर दूँ यहाँ से ये, तो अब आपका जो फाइनल आंसर आप कहेंगे कि पहले आपने बनाई हुई थी स्लैंटिंग लाइंस, उसके ऊपर आपने लगा दी ये वाली लाइंस हॉरिजॉन्टल, तो ये आपका कॉमन पार्ट है। तो ये देखें ये कॉमन पार्ट है ये ग्रीन वाला, और इधर भी क्या था ये वाला कॉमन पार्ट था ये। तो फ्रॉम 1 and 2 आप यहाँ पे कह सकते हैं फ्रॉम 1 and
टू आप यहाँ पे कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर है वो इक्वल है किसके, राइट हैंड साइड के। ठीक है, अच्छा जी, इसका लास्ट पार्ट अब सॉल्व करते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हो। मैंने यहाँ पे सेट्स थोड़े से छोटे बनाए, अगर आप थोड़े से बड़े सेट करके बनाएंगे ना तो फिर आपको ज़्यादा क्लियरली अच्छा नज़र आएगा। अच्छा जी, अब ये है, अब यहाँ पे भी पहले हम लिखते हैं। अगर मैं बात करूँ ए एंड बी की, तो ए और बी आपस में क्या है, ओवरलैपिंग सेट। क्यों ओवरलैपिंग, क्योंकि इनमें ये देखें ये कुछ पार्ट कॉमन है, ओवरलैपिंग सेट्स हैं। अच्छा, ए एंड सी की बात करूँ तो ये आपस में क्या है, डिसजॉइंट। ये देखें ए कहाँ पे बना हुआ है और सी कहाँ पे बना हुआ है, ये। अच्छा, अगर हम बी एंड सी की बात करें तो ये भी क्या है, डिसजॉइंट सेट है। और अगर हम तीनों की बात करें ए बी एंड सी की, तो ये भी आपस में क्या होंगे, डिसजॉइंट सेट होंगे। ये मतलब आपके नॉलेज में इजाफे के लिए लिख रहे हैं, इससे थोड़ा सा आसानी होती है आंसर फाइंड आउट करने में। अब देखिए जी, सबसे पहले हमने शेड करना है ए, लेफ्ट हैंड साइड ये है, इसमें हमने इसको शेड करना है ए इंटरसेक्शन बी को। तो आप देखें ए और बी क्या थे, ओवरलैपिंग सेट थे। ओवरलैपिंग का मतलब कुछ पार्ट जो है कॉमन है। तो ये देखिए, ये ज़रा मैं बाउंड्री बना लेता हूँ, ये और यहाँ पे बाउंड्री बना, तो ये पार्ट एक ऐसा है जो कि इन दोनों में शेड है। तो इसको हम जो है वर्टिकल लाइन से मैं डिनोट कर देता हूँ, ये वाला। तो ए इंटरसेक्शन बी को मैंने वर्टिकल लाइन से डिनोट कर दिया कि ये पार्ट जो है ये शो कर रहा है कि दोनों में कॉमन। अब इस पार्ट का आपने इंटरसेक्शन लेना है सी के साथ। ये देखें, इस पार्ट का इंटरसेक्शन लेना है इस सी के साथ। तो देखें ये कहाँ पे लिखा हुआ है, और ये, और वैसे भी आप देखें जो सी है वो ए के साथ भी डिसजॉइंट है, बी के साथ भी डिसजॉइंट है। तो जब मैं इन दोनों का कॉमन पार्ट लूँगा तो उसके साथ भी क्या होगा, डिसजॉइंट होगा। तो ये वैसे भी आपको डायग्राम से भी नज़र आ रहा है, क्या ये जो पार्ट आपने शेड किया हुआ है क्या ये इसके साथ मैच हो रहा है, कुछ पार्ट मैच हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं हो रहा, ये कहीं और बना हुआ है, ये कहीं और बना हुआ है। तो इसका मतलब फाइनल आपका आंसर क्या आएगा इसका, नो शेडिंग। यानी जब आप इनका आंसर फाइंड करेंगे ए इंटरसेक्शन बी और सी का, तो इसका आंसर आएगा एम्प्टी सेट। यानी इसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हैं और ये तो सी दोनों के साथ ही डिसजॉइंट है, तो इसका मतलब आंसर आएगा एम्प्टी, और एम्प्टी का मतलब है नो शेडिंग। यहाँ पे आ जाते हैं, आपने इसको समझना भी है अच्छे से और जो मैं बोल रहा हूँ वो भी सुनना है अच्छे से। ये नहीं है कि इसको समझने पे बस फोकस रखना, ठीक है, दोनों काम करने, सुनना भी अच्छे से और इसको समझना भी। अब जी यहाँ पे देखें बी इंटरसेक्शन सी। अब यहाँ पे पहले देखें बी और सी हमने क्या कहा था, डिसजॉइंट। तो डिसजॉइंट सेट्स होते हैं तो उनका इंटरसेक्शन क्या आता है, अगर बी और सी जो है डिसजॉइंट है तो इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा, एम्प्टी। तो एम्प्टी का मतलब क्या होता है, नो शेडिंग। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी इंटरसेक्शन वाला क्वेश्चन है, पहले भी इंटरसेक्शन और बाद में पहले नो शेडिंग आ गई है तो फाइनल आंसर में भी नो शेडिंग आएगी। तो वो देखते हैं कैसे। अब ये देखिए बी इंटरसेक्शन सी, इसका आंसर क्या है, एम्प्टी। एम्प्टी सेट का फॉर एग्जांपल ए वाला आपके सेट पास हम सेट लेट कर लेते हैं 1 2 3, इसका मैं इंटरसेक्शन ले लेता हूँ इसके साथ, ये वाले सेट के साथ जो कि एम्प्टी आया हुआ, ये बी इंटरसेक्शन सी। तो इन दोनों का आंसर भी क्या आएगा, एम्प्टी आएगा ना, ठीक है। तो एम्प्टी आने का मतलब क्या है कि नो शेडिंग। तो फाइनल आंसर आपका क्या आ गया, नो शेडिंग। इसको आप 2 कह दें, ये आपका 1 है, तो यहाँ पे आप कह दें फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये देखें, ये मैं दोबारा से समझा देता हूँ। बी और सी का जो इंटरसेक्शन है वो नो शेडिंग क्यों आया, क्योंकि बी और सी जो थे डिसजॉइंट सेट, और डिसजॉइंट सेट कौन से होते हैं, जिनका इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट रहता है। और जब एम्प्टी सेट आए तो इसका मतलब नो शेडिंग, ठीक है। फिर जब आए एक एम्प्टी सेट का आप किसी दूसरे सेट के साथ, बेशक उस सेट में कितने भी एलिमेंट हैं, 2 हैं 3 हैं 4 हैं 5 है, कितने भी हैं, उसके साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो उसका आंसर भी क्या आएगा, एम्प्टी। तो एम्प्टी का मतलब अगेन नो शेडिंग, ठीक है। तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। होप कि ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में मुझसे ज़रूर पूछें। और अगर इस लेक्चर को सुनने के बाद, देखने के बाद, समझने के बाद आपके जो कन्फ्यूजन है, आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अच्छे हो रहे हैं और स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, अच्छे से समझ आ रही है, जो आपको पहले कन्फ्यूजन थी, क्लैरिफिकेशन नहीं थी, वो अब क्लियर हो रही है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि मैं आने वाली वीडियो में और ज़्यादा मेहनत से आपके लिए लेक्चर्स बनाऊँ, आपके लिए वीडियोस बनाऊँ। और अगर आपने मेरे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन रह गया जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है, उसको मैंने जानबूझ के एंड पे रखा हुआ था क्योंकि वो भी इसी तरह का ही है, उसमें भी सेट्स गिवन नहीं है, उसमें भी तवज्जो से जो है थोड़ा सा काम देना है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हाजिर होंगे।